स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 10 अहम खबरें। किसान आंदोलन का अगला महापड़ाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनता नजर आ रहा है। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों के किसान जुटने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि 15 राज्यों के हजारों किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पहुंच रहे हैं। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस महापंचायत के कई मुद्दों के बारे में बताया है। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, उसके लिए भी पंचायत है। जिस स्टेट में पंचायत हो रही है वहाँ के जो मसले क्या हैं, इशू क्या हैं, वहाँ गन्ने का इशू है, आलू का इशू है, वहाँ पे धान गेहूं की खरीद का इशू है, मक्का का है, बाजरे का है। पूरे देश भर में एमएसपी पे फसलों की खरीद हो, उसका सवाल वहाँ पर रहेगा। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं देश की बेच दी गई हैं, उसका सवाल रहेगा। यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में इस महापंचायत को सीधे तौर पर चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में पीएम मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा के कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। 70% रेटिंग्स के साथ पीएम मोदी टॉप पर बने हुए हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित दुनिया के कई नेताओं की रेटिंग मोदी से काफी कम है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर बने हुए हैं और उनकी रेटिंग्स 70% हैं। वहीं मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल ओब्राडोर की 64% दर्ज की गई है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रेगी की लोकप्रियता 63% मापी गई है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 52% के साथ चौथे नंबर पर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है और उनकी लोकप्रियता की दर 48% के करीब है। यानी कि लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री मोदी का डंका दुनिया भर में बज रहा है और मोदी पॉपुलैरिटी इंडेक्स में टॉप पर बने हुए हैं। पूर्वोत्तर के 5 विद्रोही समूहों ने केंद्र सरकार के साथ एक ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्बी आंगलोंग में सालों से उग्रवादी संगठन अलग क्षेत्र की मांग को लेकर हिंसा, हत्याएं और अगवा करने जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन इस समझौते के तहत कार्बी सशस्त्र समूह हिंसा को छोड़ने और कानून के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राजी हुए हैं। समझौते में सशस्त्र समूहों के कैडरों के पुनर्वास का भी प्रावधान है। शांति हो, आंदोलन न हो, उग्रवाद न हो, हथियार न चले, गोली न चले और असम की सभी आबादी, पूरी की पूरी आबादी, चाहे पहाड़ पर रहने वाली जनजाति हो, मैदान में रहने वाली जनजाति हो, शहर में रहने वाले लोग हो या गांव में रहने वाले लोग, सभी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास हुआ है 7 साल में। दिल्ली में हुए समझौते के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम मौजूद थे। ऐसे में साफ है कि असम के प्रभावित इलाके में इस समझौते के बाद बेहतर हालात होंगे। काबुल में क्या हो रहा है, इस सवाल का जवाब इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए, क्योंकि बीते 3 दिन से तालिबान सरकार बनाने का ऐलान करता है, लेकिन फिर शाम तक तालिबान की तरफ से बयान आता है कि अभी इंतजार करना होगा। पहले तालिबान की तरफ से ये बयान आया कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी सरकार। इसके बाद दावा किया गया कि शनिवार को ऐलान होगा, लेकिन कल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तालिबान ने यह दावा किया है कि अगले 2-3 दिन में काबुल में तालिबान की सरकार का ऐलान हो जाएगा। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 20 दिन बाद तक भी तालिबान ने सरकार बनाने का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया है? तो इसके पीछे कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान का हाथ जरूर है, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देकर अफगानिस्तान को आतंक का ब्रीडिंग ग्राउंड बनाने की फिराक में हैं। इसी सिलसिले में अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ काबुल में डेरा डाले हुए हैं। What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. चीन और पाकिस्तान की तालिबान से दोस्ती भारत के लिए खतरा है।
पाकिस्तान और तालिबान की सोच आपस में मिलती है और चीन अपने फायदे के लिए तालिबान से मिल गया है। ऐसे में तालिबान, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी भारत के लिए खतरे का सायरन बजा रही है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री का वाराणसी दौरा है। यहाँ पर योगी अफसरों के साथ बैठक लेने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जारी काम का निरीक्षण भी करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे में काशी पहुंचेंगे। यहाँ वे 3 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। फिर 4 बजे BHU चाणक्य भवन में आयोजित बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाम 5:30 बजे योगी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रात 9 बजे विश्वनाथ धाम सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और रात 10 बजे वापस काशी से रवाना हो जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। धार्मिक नगरी और पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र होने के चलते योगी का ये वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के विधायक सुमन रॉय टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कालियागंज से बीजेपी के विधायक ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पार्टी बदलने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में रॉय ने ममता सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि बीजेपी की विचारधारा बंगाल से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन टिकट बीजेपी का था। मैं जीता, सोचा बांग्ला के हर गरीब, हर आदमी का काम करूँगा, उपकार करूँगा, उनके उन्नयन उनको लाके दूंगा। लेकिन बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया बांग्ला का वोटर, क्योंकि बीजेपी का कल्चर बांग्ला से नहीं मिलता है। सुमन रॉय की बातें सुनकर लगता है वो प्रदेश बीजेपी में फिट नहीं हो पा रहे थे या फिर टीएमसी के सरकार बना लेने से उन्हें अपनी सियासी जमीन मजबूत होती नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए उन्होंने घर वापसी का फैसला लेते हुए ममता की पार्टी में आना ही ठीक समझा। छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान हुई लापरवाही की जांच करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इलाके में ही स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। मैनपाट विकास खंड के नर्मदापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टारगेट पूरा करने के चक्कर में 7 घंटे के अंदर ही 100 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी कर दी गई थी। हद तो तब हो गई जब महिला मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ और उन्हें जमीन पर लेटाकर ही ऑपरेशन किए गए। हालांकि अब बीएमओ इस मामले पर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। नहीं तो अगर जब कुछ ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा तो व्यवस्था में थोड़ा परेशानी तो हुई है। हालांकि लापरवाही के बाद ही 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच कराई जा रही है और 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इंसिडेंस हुआ है, बहुत सालों से नहीं हो रहा था उस क्षेत्र में, सडन वहाँ पे कैंप हुआ तो लोग बाग सीधे बढ़ गए और कोई कारण नहीं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में ही हुई स्वास्थ्य महकमे की इस बड़ी लापरवाही की जांच रिपोर्ट कब आती है और इस मामले में कब और किस पर गाज गिरती है। वैक्सीनेशन के मामले में मुंबई ने इतिहास रच दिया है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने वाला मुंबई अब देश का पहला शहर बन चुका है। टीकाकरण शुरू होने के करीब 225 दिनों के बाद देश की आर्थिक राजधानी ने शनिवार को ये मुकाम हासिल किया है। बीएमसी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कोविन पोर्टल के मुताबिक मुंबई में अब तक कोविड वैक्सीन की 1,02,41,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। इसमें से 73,07,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 29,34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। यहाँ पर 52 से ज्यादा जगहों पर टीका लगाया जा रहा है। हालांकि कई बार टीके की किल्लत के चलते वैक्सीनेशन को रोका भी गया। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर यूपी के बाद देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। महाराष्ट्र में अभी तक 6,27,55,106 से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है।
देश में शनिवार को अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना के खिलाफ टीके की 62,25,000 से ज्यादा खुराक लगाई गई, जिसके बाद भारत में अब वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 68 करोड़ 37 लाख के पार हो चुका है। इसमें मुंबई जिले का 1 करोड़ से ज्यादा डोज का रिकॉर्ड योगदान है। तकनीक और विकास के इस दौर में भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों को देखना है तो इन दोनों तस्वीरों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। लेकिन शिक्षकों के अथक प्रयासों से ही इन तमाम परेशानियों के बावजूद यहाँ पर शिक्षा की लौ जल रही है। ये झारखंड के पाकुड़ के रहने वाले शिक्षक सुरेश प्रसाद हैं, जो रोजाना बांसलोई नदी को पार कर चंडालमारा के स्कूल में जाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। इनके घर और स्कूल के रास्ते के बीच में ही एक नदी पड़ती है, लेकिन मजबूत इरादों वाले सुरेश प्रसाद एक हाथ में चप्पल और एक हाथ में झोला लेकर नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक तरफ कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई हो रही है, लेकिन झारखंड के दुमका जिले के सदर प्रखंड में बच्चे दीवारों पर लिखकर पढ़ाई करते हैं। दरअसल यहां छात्रों के परिजनों के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही किसी तरह के कंप्यूटर की व्यवस्था है। ऐसे में बनकाठी स्कूल के टीचर्स ने एक अनोखा तरीका निकाला और यहाँ पर घरों की दीवारों पर ही कोविड नियमों का पालन कर बच्चों को पढ़ाई कराने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसलिए उन्होंने लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का भी इस्तेमाल किया। तमाम कठिनाइयों के बाद भी इन शिक्षकों के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है, बल्कि देश का भविष्य तैयार करने का जज्बा, जुनून और एक संतोष भरी मुस्कान नजर आती है। टीचर्स डे पर टाइम्स नाउ नवभारत भी ऐसे शिक्षकों को सलाम करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, देश के 4 राज्यों में बाढ़ करोड़ों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक बाढ़ के पानी का कब्जा हो चुका है। इधर पानी का लेवल बढ़ रहा है। और अब देखिए वो खबरें जो आपके काम की हैं। लगातार बारिश की वजह से का केम्प्टी फॉल। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 14 सितंबर तक छात्रों के लिए स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया है। हालांकि शिक्षक पहले की तरह स्कूल आते रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इससे पहले स्कूलों को 5 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के फर्स्ट टर्म एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श स्कूल खोलने को मंजूरी दी है। 10 स्कूलों को आवश्यक पद भरने के लिए अपग्रेड कर दिया गया है। 6 स्कूलों में साइंस और 1 स्कूल में कॉमर्स फैकल्टी शुरू करने की मंजूरी दी गई है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अलर्ट हो जाइए। सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है। अगर आपने इसी महीने ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इस हालत में आप पर आयकर अधिनियम के तहत 1000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। इसीलिए सभी पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द इसे लिंक करना होगा। इससे पहले सरकार ने भी कई बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है और अब सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण तारीख को फिर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। आप SMS के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का काम पूरा कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्विस के अंतर्गत GDS के 4264 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा के 40 साल होने की वजह से इस भर्ती में हजारों ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। आयु सीमा की गणना 23 अगस्त 2021 से की जाएगी और आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू हो गई है और 22 सितंबर तक जारी रहेगी। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सर्कल में ग्रामीण डाक सेवा के पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को किसी परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इन पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट उनके 10वीं के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी और इस मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया जाएगा।
भारतीय रेलवे 7 सितंबर से विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। IRCTC ने अब देखो अपना देश डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन के जरिए एक और बहुत लोकप्रिय तीर्थ यात्रा सर्किट 4 धाम यात्रा शुरू की है, जो 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश सहित कई पर्यटक स्थलों को कवर करेगी। रामायण सर्किट पर चलाई जा रही श्री रामायण यात्रा ट्रेन की लोकप्रियता और सफलता के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन में 2 बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट, 1 आधुनिक किचन, कोचों में शावर क्यूबिकल्स, सेंसर आधारित वॉशरूम फंक्शन, फुट मसाजर सहित कई खासियत हैं। ट्रेन में प्रत्येक कोच के लिए CCTV कैमरों और सुरक्षा गार्ड की सुविधा को बढ़ाया गया है। इसका प्राइस 78,585 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू किया गया है। पैकेज में AC कोच में ट्रेन यात्रा, डीलक्स होटलों में आवास, खाना, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर AC गाड़ियों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, यात्रा बीमा और IRCTC टूर मैनेजरों की सेवाएं शामिल हैं। बड़ी खबर की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है। मुजफ्फरनगर में कई राज्यों के किसानों का जुटना शुरू हो गया है। 15 राज्यों के हजारों किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो रवाना होंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत है। हमारे सहयोगी पुलकित इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत के साथ है, सीधे उनका रुख करते हैं। पुलकित, देखिए, आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी है, उससे पहले राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, क्या रणनीति है? महापंचायत का मतलब ही ये होता है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो ये बड़े फैसले किस चीज से जुड़े हुए होंगे? भाई, बड़े जो फैसले होंगे, देश कैसे बचेगा, ये उससे जुड़े हुए होंगे। यानी कि 3 बिल से आगे निकल गया आपका? आगे भी निकल गया, 3 बिल से आगे भी है। हम भी आम लोग हैं और हमारी भी जिम्मेदारी सबकी बनती है कि देश की बड़ी संस्थाएं जिस तरह से बेची जा रही है, प्राइवेटकरण हो रहा है पूरे देश का, तो ये किसी ने अधिकार दे दिया? पार्लियामेंट को भी ये अधिकार नहीं है कि आप जो चाहोगे वो करोगे, उसको रोकने वाली भी जनता है। ये उन्होंने कोई घोषणा पत्र में नहीं कहा कि हम LIC को बेचेंगे, हम रेलवे को प्राइवेट करेंगे, ये इनके घोषणा पत्र में ही नहीं। यानी कि आज की जो महापंचायत है वो 3 बिल से या आपके इस आंदोलन से दिल्ली कैसे पहुंचा जाएगा इससे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि पूरे देश से जुड़ी हुई है। और आप देश को लेकर रणनीति? बिल्कुल, पूरे देश को लेकर रणनीति बनेगी। पूरे देश की जनता जो चाहती है उसकी रणनीति बनेगी। 3 कानून भी उसका एक हिस्सा है। MSP पे गारंटी कानून बने, वो भी उसका हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा कि देश में खरीदार भी वही और बेचने वाला भी वही। मतलब एक ही आदमी कैसे हो जाता है? वो तो फिर महंगा ही करेगा कि सस्ते में माल को खरीद के होल्ड करेगा और महंगे में बेचेगा। राकेश जी, ये जो रणनीति अब आपकी है, ये चुनावों को लेकर है क्या? कि जहां जहां चुनाव है वहां पे पंचायतें होंगी, चुनाव भी एक वजह है क्या? चुनाव तो टाइम पे होगा, वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि 5 साल में उसमें चुनाव होते हैं। उससे नहीं है। देश को अगर ये अब बेच रहे हैं तो हम चुनाव के बाद थोड़ा बात करेंगे। भाई, देश अब बेच रहे हैं, ये मत बेचो। ये कहो कि हम इसको नहीं बेच रहे, तो ये कहो ना। अगर ये देश को अब बेच रहे हैं तो हम फिर जाके 3 साल बाद में लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, तो ये लड़ाई जो है आपकी आम लोगों तक रहेगी या संयुक्त किसान मोर्चा चुनावों के दौरान अपने लीडर्स को भी उतारेगा? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपका चुनाव से कोई लेना देना नहीं? तो क्या पहले भी लड़ चुके हैं? चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। किसान मोर्चा का कोई भी व्यक्ति या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज की जो पंचायत है, महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें कितने लोगों के जुटने की उम्मीद आप लोग जता रहे हैं? भाई, वो तो प्रेस के लोग अब अपने नजरिए से देखेंगे। आपका नजरिया क्या कहता है? नहीं, हमारा नजरिया क्या कहे तो जो आपका कहेगा, हम ही क्या कोई अलग है? आपका नजरिया क्या कहेगा, आप उसको कहाँ तक देख सकते हो, वो तो आपकी नजरिया है। आप कितने उसको बताओगे, आप देख कर बता देना। अच्छा, इसमें जो लोग आएंगे वो पूरे देश भर से आएंगे या पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड यहाँ के लोग होंगे? इसमें लोकल के लोग ज्यादा रहेंगे। हरियाणा, पंजाब के लोग रहेंगे, उत्तर प्रदेश के रहेंगे, उत्तराखंड से इसमें लोग रहेंगे, और दूसरी जगह के ज्यादातर जगह के 5-7 लोग जो उनके लीडर हैं वे लोग इसमें आ रहे हैं। राकेश जी, आप पिछले 9 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। कई बार आपने दिल्ली भी पहुँचने की कोशिश करी, कई बार आपकी बातचीत भी हुई, तो कोई ऐसा रास्ता आपको नजर आ रहा है कि तालमेल बैठ सके? क्योंकि ना तो आपकी तरफ से ना आप सरकार
कहीं भी कोई चीज समाधान की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। देखो, सरकार को देश बेचना है, व्यापारी इसको कंट्रोल करे हुए हैं। जब तक व्यापारीकरण होता रहेगा, जब तक निजीकरण होता रहेगा, जब तक रोटी बाजार की वस्तु बनती रहेगी तो ये आंदोलन जारी रहेगा। रोटी जरूरत की चीज़ है, रोटी तिजोरी में रख के और दिखा के भूखे आदमी को रोटी दिखाकर उसकी कीमतें लगाओगे आप देश में, ये तो नहीं होगा। आज की महापंचायत से भी ऐसा कोई फैसला नहीं निकलने वाला जिससे माना जाए कि आने वाले दिनों में गाजीपुर या दिल्ली को जो आप घेर के बैठे हुए हैं ये खाली होंगी जगह? नहीं, ऐसे कैसे खाली हो जाएंगी, कैसे कैसे छोड़ देंगे? हम तो दिल्ली और जगह भी दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली तो बनेंगे ना, बहुत राजधानियां दिल्ली बनेगी, वहाँ पे मीटिंगें होगी। पीएमओ का ऑफिस देश में दूसरी जगह कहाँ है, आपको जानकारी है? भाई पीएमओ तो एक ही जगह बैठता है। जब देश की राजधानी दो हो सकती है, देश में पीएमओ का ऑफिस बनारस में चल सकता है, तो भाई दिल्ली बनाने में क्या दिक्कत है? बनारस को बनेंगे। ये जो आप लखनऊ घिराव की बात कर रहे थे या देश के दूसरे राज्यों की जो राजधानी है वहां जो घिराव की बात थी, उनका क्या हुआ? उनके मीटिंगें होगी ना, सब जगह पंचायतें रखी जाएंगी, बड़ी बड़ी मीटिंगें होगी, अपनी बात वहां पर रखेंगे, लोकल की जनता वहां पर आएगी। इसी तरह की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग पूरे देश भर में होंगी। लखनऊ कब जाएंगे? जो भी डेट निश्चित होगी संयुक्त मोर्चा उसमें तय करेगा। क्या आज ये फैसला होगा कि कब लखनऊ का घेराव करना है, कब दूसरे राज्यों में? आज तो शायद डेट नहीं लगेगी, आज इतनी भीड़ रहेगी कि उसमें वो नहीं होगा। उसके बाद में मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि कौन कौन सी डेट कहाँ कहाँ किस किस स्टेट और किस किस शहर में लगनी है। राकेश जी, अब एक सबसे बड़ी चिंता जो प्रशासन की चिंता है उसका सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्योंकि तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी जब आप यहां से लाल किले की तरफ गए थे। कोई ऐसी हिंसा की तस्वीर तो आज आपकी महापंचायत से नहीं आएगी? भाई वो तो सरकार लेकर गई थी लाल किले पे, लाल किले ने कोई कानून बनाए, ये भी दिखा दो ना कि लेकर कौन गया था। अगर किसान जाता तो पार्लियामेंट पे जाता, पार्लियामेंट ने कानून बनाए, लाल किले ने कोई कानून बनाए। ये सरकारों का षड्यंत्र था पूर्ण रूप से। इसकी कोई एजेंसी है देश में, कोई एजेंसी जांच कर दे या बाहर की एजेंसियां इसकी जांच करेगी? इनकी जांच होगी एक दिन कि कौन उनको लेके लाल किले का रास्ता किसने बताया। हमारा कोई लाल किले से हमारा कोई मतलब नहीं था। अगर देश का किसान जब भी कभी जाएगा वो पार्लियामेंट पर जाएगा। देश का किसान पार्लियामेंट, हमारे गांव-गांव में पंचायत है, वही हमारी पार्लियामेंट है, हम जनता के बीच में जाएंगे। आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, बहुत बड़ा ये रूट है जहाँ जहाँ से लोग जा रहे हैं, वहाँ पर सब जगह शांति रहेगी, किसान की तरफ से कहीं हिंसा की तस्वीरें नहीं होंगी, इसकी गारंटी आप लेंगे? हिंसा किसके साथ में करेगा? वहाँ कौन हिंसा करेगा? वहाँ तो सब जाने वाला किसान अपने शहर की तरफ जा रहा है, जाने वाला किसान ही खुद वॉलंटियर है, हर किसान अपने आप जिम्मेदारी ले रहा है खुद। मेन जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है उसका मकसद सिर्फ पूरे देश में एक देश बचाना, देश बचाना। इसी पब्लिक जो मीटिंग हो रही है, जो पंचायतें हो रही है, इन्हीं से देश बचेगा। राकेश टिकैत हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि आज की महापंचायत का मकसद क्या है और उसी को लेकर पूरे देश भर से लोगों को आज मुजफ्फरनगर में जुटाया जा रहा है महापंचायत में कई फैसले लेने, जिनका जिक्र राकेश टिकैत आपके सामने करते हुए। तो किसानों से बात अब आगे निकल गई है और यहाँ पर अब देश बचाने की बात की जा रही है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।